अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ चैप्टर नंबर 3 द सेल। तो पहली बात इस चैप्टर के बारे में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी। अगर आप आगे चलकर भी बायो को कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। किस तरह से कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में, अगर आप वहाँ पर बायो पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वहाँ पर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक MD कैट या MCAT MBBS के लिए और BDS के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वहाँ पर भी जो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो यही होता है विच इज़ द सेल। और 8 to 12 MCQs वहाँ पर भी इस चैप्टर से आपके आ रहे होते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर 9th क्लास का जो आप जिसका आपने आगे चलकर एग्ज़ाम देना है उस हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट दी एंड जब मैं आपके साथ आपकी पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगी तो वहाँ पर भी ये चैप्टर जो है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका लॉन्ग आना ही आना होगा। तो इसलिए हर हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आप लोगों ने। और जो जो पॉइंट्स, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो अपने भी अटेंटिव होकर सुननी है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जी बेटा स्टार्ट होता है कि हैव यू एवर वंडर्ड विच टिनी, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है एक दो लाइनों के अंदर। क्या ज़रा इसमें वो पूछ रहे हैं हमारे से कि हैव यू एवर वंडर्ड। वंडर्ड का मतलब होता है हैरान होना। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन सा, विच, कौन सा, टिनी, छोटा सा, एक माइनर सा, छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या माना जाता है, ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक आपने ना अपनी लाइफ में देख रखे होंगे। तो यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर वाला क्या है, एक ब्लॉक है। और एक ये भी एक मेरे राइट हैंड में और एक मेरे लेफ्ट हैंड में क्या है, ब्लॉक है। आपने देखा होगा आपके घर में, आपके बहन भाई या आपके रिलेटिव्स में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, वो इन ब्लॉक्स के साथ खेल रहे होते हैं। इनका एक बैग होता है, उसके अंदर ये ब्लॉक्स डाले हुए होते हैं। और वो क्या, इसकी कोई ट्रेन बना रहा होता है, कोई इसकी बिल्डिंग बना रहा होता है, कोई इसकी वॉल बना रहा होता है। तो क्या है कि ये एक एक या इस तरीके से ये एक एक ब्लॉक वो जोड़ते हैं, एक एक ब्लॉक को जोड़कर क्या करते हैं, कंबाइन करके कोई एक स्ट्रक्चर, कोई एक चीज़ बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा सवाल पता है क्या आया है, सवाल ये आया है कि कौन से टिनी, जो छोटे छोटे हमारे पास जानदार होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास, उसका जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर है ना, वो सेल है, सेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास है सेल। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने अलग से, ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपकी बुक की एज इट इज स्टेटमेंट थी, मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसका आप लोगों के पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है बेटा, सेल। जब भी आपको कोई भी जानदार नजर आए, ठीक है, आप अपने जैसे इंसान को देखें, आप अपने आसपास इर्द गिर्द कोई प्लांट देखें, ठीक है, कोई छोटा मोटा जानदार, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई, कोई भी चीज़ हो, जो कोई भी जानदार है, बेसिकली वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक एक सेल मिलता है और वो जानदार बनता है। तो आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर सिर्फ सेल ही होगा। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में या कहीं पर भी, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जानदार होते हैं, वो किसके मिलके बने होते हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। बेसिकली उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, उनका बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है। अब आपके माइंड में आप सोच रहे होंगे ये सेल क्या होता है जिससे कोई भी जानदार बना होता है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, ठीक है, वो सेल क्या होता है। तो उसका मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये एक क्या है, ये एक मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, एक स्ट्रक्चर किसका, सेल का। ठीक है, आपने सेल के बारे में वैसे सुन रखा होगा, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल होता है ना, बेसिकली इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और आप आगे चलकर इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इस सेल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, चाहे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, चाहे आप लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आगे चलकर आप टॉपिक्स पढ़े होंगे। और वहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें इस सेल के अंदर पाई जाती हैं। आपका चैप्टर ही है सेल, हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो इस सेल के अंदर पाई जाएंगी। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल इस तरीके का होता है। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से जो हमारे पास ये 7-8 लाइनें हैं, इसके आपने, इनको पता है कैसे करना है, इनको अपने पॉइंट्स के फॉर्म में करना है। अब आपने इन सारी लाइंस को, ठीक है, यहाँ से सेल मैंने लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो इतनी सारी लाइंस हैं, इनको अपने पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे लिखने हैं और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। ज़रा यहाँ देखिएगा, ये देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, ये वाले, ये सारे आपने पॉइंट्स करने हैं, बेशक मैच कर लीजिएगा, वही आपकी बुक में से मैंने थोड़े आप लोगों के लिए आसान किए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों के पास बनता है वो ये बनता है कि व्हाट यू नो अबाउट सेल। आप सेल के बारे में क्या जानते हैं। सेल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि सेल हमारे पास क्या होता है। ये एक सेल है। सवाल ये आएगा आपके पास 2 नंबर में, 2 नंबर के मार्क्स में, ठीक है, कि क्या आएगा कि व्हाट यू नो अबाउट सेल, आप सेल के बारे में क्या जानते हैं। तो वहाँ पर आपने ये आंसर देना होगा कि सेल इज़ अ
टीनी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक टीनी छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वही जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि एक एक ब्लॉक जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो जोड़ के कोई भी ट्रेन या बिल्डिंग वगैरह बना रहे होते हैं, वट एवर जो वो बनाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वो कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है, एक इंडिविजुअल आपको चलता फिरता इंसान नज़र आ रहा होता है, वो सेल की वजह से मिलकर उसके जिस्म या जो भी उसकी बॉडी होती है वो बनी होती है सेल। तो फिर हम कहते हैं कि सेल इज़ द टिनी, एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई एक सेल से नहीं मिलकर कोई भी जानदार बना होता, पता नहीं मिलियंस ट्रिलियंस की फॉर्म में एक बॉडी, एक जानदार के अंदर सेल होते हैं, जिससे कोई भी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट लाइन ज़रा देखिएगा क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास जो आपने उस क्वेश्चन में लिखना है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बुनियादी यूनिट है, एक बुनियादी हिस्सा है किसी भी ज़िंदगी का। मैंने आपको कहा कि कोई भी जानदार, कोई भी इंडिविजुअल आपको जो नज़र आता है चलता फिरता, वो सेल की वजह से आता है। तो यहाँ पे अगली लाइन में ये बात क्लियर भी हो जाती है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो एक बुनियादी यूनिट है, लाइफ का हिस्सा है ज़िंदगी का। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। जो यहाँ पर थर्ड जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि सेल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर यही है कि सेल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो किसी भी जो जानदार है, जो उसकी ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको बनाते हैं। जो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट 4 पॉइंट है वो ये है कि सेल्स परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए जितने भी जो नेसेसरी का मतलब होता है कि बुनियादी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे सेल परफॉर्म कर रहा होता है। ये पॉइंट भी आगे चल के चैप्टर में भी आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कितने ज़्यादा फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म कर रहा होता है। आई थिंक सो कि जब हम ये वाला जो साइड बॉक्स है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये करेंगे तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि सेल जो है वो कितना ज़्यादा नेसेसरी है फंक्शंस फॉर लाइफ के लिए, कि ज़िंदगी के लिए जो फंक्शंस उसने परफॉर्म करने होते हैं उसमें सेल कितना बुनियादी रोल प्ले कर रहा होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल जो है ये बहुत छोटा होता है। हम कहीं ना कि ऐसे अपना अपने हाथ पकड़ लें और हम कहीं भाई यहाँ पे सेल में देखना शुरू कर दूँ तो ये नामुमकिन है, मुझे ऐसे सेल नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप या हम अपने हैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे करेंगे तो वहाँ पर हमें इसके सेल जो है वो बाकायदा उसी स्ट्रक्चर में जो मैंने आप लोगों के स्टार्ट में दिखाया था इस तरीके से नज़र आने लग जाएंगे। एक सेल नहीं पत्नी, बहुत सारे हमारी बॉडी पे सेल्स होते हैं, तो इस वजह से इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। यही बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर आपके इस पैराग्राफ में दी गई हैं। और क्वेश्चन बेटा यहाँ से जो बनता है वो आपके पास ये बनता है कि व्हाट यू नो अबाउट सेल, आप सेल के बारे में क्या जानते हैं, आपने बता देना है बस जस्ट टू द 4 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, आप चाहे 3 पॉइंट्स कर लें, 4 कर लें, जितने आप इजीली कर लें, जो आपको आसान लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 4-5 पॉइंट है तो 4-5 ही करने हैं, नहीं। 2 नंबर का सवाल है, आप 3 पॉइंट कर ले, वो इनफ होंगे। बेसिकली आपने यही बताना है इस सवाल के अंदर कि आप सेल के बारे में क्या जानते हैं। तो आपने बता देना है कि सेल जो है एक छोटा सा टिनी बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जानदार जो है वो इससे मिलकर बने होते हैं, बेसिक यूनिट भी है, साथ में फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी को, ये दोनों तकरीबन लाइंस आपस में मिलती जुलती हैं। सेल परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस फॉर लाइफ के जितने भी नेसेसरी फंक्शंस है वो सेल परफॉर्म करवा रहा होता है, उसको करवा रहा होता है। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है, हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आ रहा होता। हम बेटा यहाँ पर साइड बॉक्स जरा देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ज़रा ये देखिएगा, ये हमारे पास इस पैराग्राफ का ये ऊपर एक थीम दिया गया है, क्या है कि सेल इज़ लाइक अ सिटी। ठीक है, सेल जिसकी इतनी ज़्यादा मैंने आपको कहानी सुनाई किस तरीके से हमारे अंदर पाए जाते हैं, आगे चैप्टर में चल के जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सेल के अंदर का हिस्सा होंगी। तो सेल इज़ लाइक अ सिटी, भाई ये सेल सिटी, ये क्या यहाँ पे चक्कर है, सेल सिटी की तरह कैसे है। ये सारी बड़ी आसान सा, ये जो इतनी 8-9 लाइनें हैं इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सी बातें। और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी जिस तरीके से, उसी तरीके से याद कीजिएगा। सवाल यहाँ से बेटा ये आता है कि एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बेसिकली एग्जाम्पल है। ठीक है, हाउ डज सेल वर्क लाइक अ सिटी, ये भी सवाल आता है कि कोई भी सेल है वो आप लोगों के पास एज अ सिटी। ठीक है, लाइक का मतलब होता है की तरह। ठीक है, की तरह, सिटी की तरह जो है वो सेल कैसे वर्क करता है। और अगर आपसे जैसे वो 3-4 लाइनें जो उसमें से आपको कहा था 1-2 पॉइंट्स या 3-4 पॉइंट कर लीजिएगा कि व्हाट यू नो अबाउट सेल, आप सेल के बारे में क्या जानते हैं, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करें विद द एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। ये आप किस तरीके से आप लोगों ने, तो जरा यहाँ पर देखिएगा कि सेल इज़ लाइक अ सिटी, बिजी सिटी। ठीक है, सेल जो है वो सिटी की तरह किस तरीके से है, वो डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर, क्योंकि सेल में भी डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं। जैसे एक शहर, एक सिटी होता है तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें वर्क टुगेदर कर रही होती हैं, वो किस तरह से कर रही होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड।
एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मटेरियल जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। जैसे आपको सड़क वगैरह पर, रोड्स वगैरह पर ट्रांसपोर्ट नजर आ रही होती है ना, बसें, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ही बेसिकली जा रहे होते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल की भी रिप्लेसमेंट होती है, मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वेस्ट इज रिमूव्ड, वेस्ट जो फजला वगैरह होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी रिमूव्ड होता है। रिमूव का मतलब होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है, वहां से एग्जिट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, खारिज हो जाता है। न्यूक्लियस डायरेक्ट्स एवरीथिंग, भाई न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस ये हर चीज़ को कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। मतलब क्या है इस लाइन का कि हर चीज़ जो है वो न्यूक्लियस के मुताबिक हो रही होती है। ठीक है, न्यूक्लियस हर चीज़ को जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे न्यूक्लियस जो है वो हर चीज़ को ऑर्डर दे रहा होता है, भी तुमने ये करना है, आपने ये करना है या ये करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन कि न्यूक्लियस डायरेक्ट्स एवरीथिंग। तो ये सारी जो आप लोगों ने देखी 3-4 लाइनें, ये थी अबाउट द सेल। अब जो हम नेक्स्ट 4 लाइंस में बात करेंगे वो पता है हम किसकी बात करेंगे, वो अब हम सिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखना है सेल इज़ लाइक अ सिटी। हमने बेसिकली दोनों चीज़ों को रिलेट करना है, सेल और सिटी को, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्यों सेल को इस सिटी की तरह, इज़ लाइक अ सिटी, सेल इज़ लाइक अ सिटी क्यों कहा गया है कि सेल सिटी की तरह है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास 4 लाइन्स है इसमें बात हो रही है अब किसकी, सिटी की। तो क्या है, पावर प्लांट। अब जो सिटीज़ होते हैं ना, जो शहर वगैरह होते हैं, वहाँ पर बेटा पता है क्या होता है, वहाँ पर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। पावर प्लांट का मकसद होता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो टर्बाइंस वगैरह लगाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर खुले ज़रा ना शहर से हट के, तो जो हमारे पास खुले एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर इस तरीके से उनकी थोड़ी ऐसे शेप होती है, ऊपर से 3 ऐसे रोक्स टाइप निकली होती हैं। और क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो वो रोटेट करती हैं इस तरीके से, जैसे पंखा 3 पर होते हैं ना उसके फ़ैन के, और वो चलता है इस तरीके से। वो जब हवा चलती है तो वो भी इस तरीके से रोटेट करती हैं। ठीक है, तो विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से डैम्स वगैरह में पानी जहाँ पे स्टोर किया जाता है, वहाँ से आगे मोटर्स के ज़रिए वो चलाकर, जनरेटर्स के ज़रिए वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। आप लोग देखते होंगे सोलर पैनल्स, प्लेट्स वगैरह जो हैं, उसके ज़रिए से आजकल सूरज से बिजली पैदा की जा रही है। तो ये सारा काम हमारी आम लाइफ में हो रहा है ना, तो ये सेल में भी होता है, सेल में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम लाइक जैसे कि सिटीज़ में पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, पानी से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, विंड से, हवा से प्रोड्यूस हो रही है, सनलाइट, ये जो सूरज है वहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सोलर प्लेट्स। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा बल्कि यूज़ भी हो रही है ये। उसके बाद है रोड एंड डिलीवरी सर्विसेज। तो आपने देखा होगा जो शहरों में क्या होता है, रोड वगैरह पर बसें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ट्रक्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। आप लोगों को बड़े बड़े टैंकर्स नजर आ रहे होते हैं, जिसमें आप लोगों को देखते होंगे कि पेट्रोल जो है उसकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। इस तरीके से डिफरेंट बसें, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, और भी जो हमारे डेली लाइफ का सामान होता है उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इसी तरीके से यही तो बात ऊपर भी थी, मटीरियल सेल में भी ट्रांसपोर्ट होता है, और मटीरियल हमारी आम लाइफ में रोड्स वगैरह पर भी मटीरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और डिलीवरी सर्विसेज आजकल आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो किस तरीके से उनकी डिलीवरी आपके होम तक होती है। वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स का मतलब होता है कि वेस्ट जो है, जो आप लोगों का गार्बेज वगैरह होता है, ठीक है, कूड़ा करकट, रबिश वगैरह होता है, उसको आप लोग फेंक देते हैं। तो बाकायदा ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जो उस गाड़ी के अंदर डाल के, जो शहर से दूर या किसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने इसको डिपॉजिट करना होता है, जलाना होता है, जो भी करना होता है, वहाँ पर लेके जाते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट भी रिमूव्ड किया जाता है। सिर्फ ये सेल में ही नहीं होता, बल्कि ये हमारी आम लाइफ में भी देखा जाता है। गवर्नमेंट, ठीक है, अब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, आप लोग देखते हैं कि हर चीज़ को वो रन कर रही होती है। किस तरीके से रन कर रही होती है इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, क्योंकि हमारी सारी जो लाइफ है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो उनके लोग, उनके महकमे में, गवर्नमेंट के महकमे में जो काम कर रहे होते हैं उनको पे देती है। इसके अलावा हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे होते हैं। हम अपने घर में पानी की टैक्स, जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसका हम टैक्स दे रहे होते हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं उसका टैक्स दे रहे होते हैं, गैस यूज़ कर रहे होते हैं उसका टैक्स दे रहे होते हैं। तो इस तरीके, और अगर मैं आप लोगों को टू द पॉइंट इस बात को समराइज़ कर, जो इसको हम क्लियर करें, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा ब्रेन हमें कहता है कि हमने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, हमारा दिमाग हमें हर चीज़ के मुताबिक चला रहा होता है। इसी तरह सेल को न्यूक्लियस कहता है, भाई आपने ये काम करना है, ये नहीं करना। जिस तरीके से एक शहर में, ठीक है, हमारे पूरे कंट्री के अंदर एक गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, इसीलिए बनाई जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ताकि हर चीज़ को एक बाकायदा एक अच्छे तरीके से रन किया जाए। तो जो गवर्नमेंट कहती है वो शहर में होता है, जो न्यूक्लियस कहता है वो सेल में होता है, जो हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें कहता है, हम भी बेसिकली मोस्टली वही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको और मज़ीद क्लियर करती हूँ। एनर्जी सेल में आपके माइंड में आता होगा, चलें भाई ये तो सारी बातें क्लियर होगी, हमें पता है शहरों में कहीं ना कहीं पे कहीं सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, पावर प्लांट लगाए जाते हैं। आप देखते होंगे शहरों में ट्रांसपोर्ट जो है
मटेरियल की रोड पर या डिलीवरी सर्विसेज किस तरीके से, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। वेस्ट जो आप लोग देखते होंगे वो किस तरीके से रिमूव हो रहा होता है, उठाया जा रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा होता है, उसको ये भी देखते होंगे। गवर्नमेंट वाली बात भी समझ आ जाएगी आप लोगों को, आई होप सो आ भी गई होगी। बट ये जो आप लोग कहते होंगे भी सेल में ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये आगे चलकर आप लोगों को मज़ीद क्लियर भी होने वाली, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बट मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। एक एनर्जी के सेल में भाई कैसे प्रोड्यूस होती है। इतना छोटा सा मैंने आपको सेल दिखाया, इस सेल में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, इस सेल में आप जरा यहाँ पे देख भी लीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये छोटी सी ऑर्गेनेली है, ठीक है, ऑर्गेनेली है बेसिकली ये सेल के अंदर। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रही होती है, एनर्जी जनरेट कर रही होती है, एनर्जी। इसको पावर हाउस भी कहते हैं। किसका पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो बेटा पता है यहाँ पर कौन कर रहा होता है, वो ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। और जो हमारे पास वेसिकल्स थैलियाँ वगैरह होती हैं, इसमें गोल्जी प्रोटेस, और आगे चल के आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती हैं। वेस्ट किस तरीके से सेल में रिमूव्ड होता है, लाइसोसोम्स के जरिए वेस्ट जो है वो रिमूव्ड होता है। ये आप लोगों को पता है, मैं डायग्राम बना के आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करके दिखा भी सकती थी, जहाँ मैंने इतनी ज़्यादा की वहाँ ये भी, बट इसलिए नहीं क्योंकि आगे ना हम कुछ 1 2 3 लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप लोगों ने बेटा पता क्या करना है, आपने अपनी बुक के आगे पेज टर्न करने हैं और आप देखिएगा ये सारी ऑर्गेनेलिस वहाँ पर बनी हुई भी हैं, आपको क्लियरली आपकी बुक पर मेंशन भी है। बट अभी फ़िलहाल आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा ये 2 पॉइंट्स हैं। ये एग्जांपल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो लाइसोसोम्स और न्यूक्लियस डायरेक्ट एवरीथिंग, वो किस तरीके से गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर द एवरीथिंग, इंस्ट्रक्शंस हदायत देता है कि आपने ये चीज़ करनी है। हर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस जो है, हदायत जो है वो न्यूक्लियस देता है। तो ये था हमारे पास जी। अब आपसे इस तरीके का कोई सवाल भी आए कि आप सेल के बारे में क्या जानते हैं और उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ डज सेल वर्क लाइक अ सिटी, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें हैं, ये एज इट इज़ आपकी बुक में, अगर आप बुक में टॉपिक रीड करेंगे तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सेल, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमने सेल की बात की, तो यहाँ पर हमने किसकी बात की, सिटी की। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पता है, ये जो 4 लाइनें हैं ये सेल के बारे में, सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक वाला, और ये जो 4 लाइनें हैं इसके अंदर सिटी की बात हुई है, ठीक है। आपकी बुक में एक लाइन में ऐसे लिखा होगा एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो पावर प्लांट को वो ब्रैकेट में कर देगा, सेल वाली लाइन को एज इट इज लिखा जाएगा, और जो सिटी वाली लाइन है उनको वो ब्रैकेट में कर देगा। यहाँ पर देख भी लें आप लोग किस तरीके से कि अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी, सेल एक बिजी सिटी की तरह है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी, सेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी साख्तें होती हैं दैट प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं। लाइक किसकी तरह, जैसे पावर प्लांट ऑफ द सिटी, जैसे शहरों में पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। सम स्ट्रक्चर्स, कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोसेस कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटीरियल्स को, लाइक रोड एंड डिलीवरी सर्विसेज। ज़रा देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में चीज़ें वहाँ मैंने आपको दिखाई थी, इस तरीके से बता भी दिया था, ये सिटी की होंगी, ये ब्रैकेट में लिखी होंगी, जो सेल की होंगी वो एज इट इज़ आप लोगों के पास लिखी होंगी, ठीक है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, रिमूव और ब्रेक वेस्टेज, जो वेस्ट को या फिर उसके छोटी छोटी उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करना तभी होता है जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तकसीम कर लेते हैं, तो फिर वो रिमूव करना आसान हो जाता है। लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स, जैसे शहरों में भी आप लोगों के पास यूनिट्स बनाए जाते हैं, ऐसे वेस्ट डिस्पोजल जहाँ पे वेस्ट को जाकर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। शहरों से दूर इधर उधर जगह गड्ढे खोदे जाते हैं, वहाँ पे वो वेस्ट को गिरा देते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं खैर वेस्ट को रिमूव करने के। फाइनली, आखिरकार, बिल्कुल फाइनली, जस्ट लाइक अ सिटी, बिल्कुल शहर की तरह, जैसे शहर में क्या होती है, हैज़ अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होती है। अ सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, सेल के पास भी बिल्कुल इसी तरह एक न्यूक्लियस होता है डेट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज़, जो अपनी एक्टिविटीज़, जो भी उसने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है। हर किसी की लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल की लाइफ में भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी लाइफ में भी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी लाइफ में भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। तो बेसिकली न्यूक्लियस ने उसको डायरेक्ट करना होता है, उसको चलाना होता है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसको हदायत देकर। जैसे आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, ये हदायत है, इनको फॉलो करना है, और इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शंस सेल को न्यूक्लियस देता है, भी आपने ये करना है फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, हर फंक्शन सेल का परफॉर्म कराने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, मैंने इसलिए टॉपिक रीड करवा दी कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई आप कंफ्यूज ना हो रहे हो इस टॉपिक को बाद में लेकर, जब आप इसको पढ़ रहे हो। तो वही चीज़ें थी जो मैंने आपको इसी तरीके से, ये जो हमने पॉइंट्स किए थे, जो मैंने आपको इस तरह से लिख के बता दिए थे कि 2 नंबर के सवाल में आप कुछ कर सकते हैं, तो ये भी एज इट इज़ बुक वाले पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि मैं आपको बुक से इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आपकी बोर्ड जो आपका फाइनल एग्जाम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपकी बुक को दी जाती है। इसलिए जो चीज़ें हम करेंगे, हम एज इट इज़ अपनी बुक की तरह करेंगे, ताकि आपका 1 या 0.5 मार्क्स भी आपका एग्जामिनर जो है वो डिडक्ट ना कर सके।
तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों के पास ना इस तरीके से एमसीक्यूज भी बनकर आ सकते हैं। ये देखिएगा, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, तो आप अपने एग्जाम में टिक करेंगे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं पर आपके पास एक दूसरा एमसीक्यूज ये बनता है कि विच ऑफ फॉलोइंग डायरेक्ट सेल एक्टिवेट ऑफ द डायरेक्ट सेल एक्टिवेट्स ऑफ द सेल, कि सेल को जो डायरेक्ट एक्टिवेट कर रहा होता है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके 2 एमसीक्यूज थे, इसको आप लोगों ने ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा टॉपिक है 3.1 विच इज़ सेल, पता है इस टॉपिक से आप लोगों के पास कैसे जो आपका क्वेश्चन है वो बनकर आएगा। यहाँ देखिएगा कि व्हाट यू नो अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि आप जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो बुनियादी यूनिट है किसी भी लाइफ का, किसी भी ज़िंदगी का जो बेसिक यूनिट है, व्हाट यू नो अबाउट, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। वही टॉपिक जो हमारा आज का 3.1 है विच इज़ सेल, कि व्हाट यू नो अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपके माइंड में फ़ौरन से आएगा कि बेसिक यूनिट लाइफ का सिर्फ एक ही है विच इज़ सेल, एक्सप्लेन इट। और क्या आएगा कि आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो अब हम अपने इस टॉपिक में देख लेते हैं। तो पहली लाइन हमारे पास एज इट इज़ वही है कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। लगे एमसीक्यूज भी आया था, मैंने आपको पहले लिखा हुआ दिखाया भी था। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग हाउस, जस्ट लाइक, जस्ट एज, बिल्कुल सेम, तो किसकी तरह, ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस, हाउस हर वो घर जिसमें जैसे आपका घर होगा आप उसमें रहती होंगे, जैसे मैं एक घर है उस अपने घर में रहती हूँ, इस तरीके से हर इंसान, हर जानदार जो ह्यूमन है वो किसी ना किसी घर में रहता है बेटा। आप सोचें वो घर ऐसे नहीं बन जाता, वो घर ब्रिक्स से बनता है, और ब्रिक्स ही वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। जैसे बच्चे बिल्डिंग वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, यहाँ देखिएगा बेटा, ये देखें, सॉरी मैंने उठाया तो वो ज़रा, ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है। जैसे बच्चों के पास ये ब्लॉक होते हैं ना, खेल रहे होते हैं वो, इससे कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं। इसी तरीके से घर जिसके अंदर हम लोग रह रहे होते हैं बेसिकली, वो जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रिक्स होते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये क्या है, ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, और इस ईंट से मिलकर इस तरीके से एक ब्रिक वॉल बनती है, एक दीवार बनती है, और ये दीवार मिलकर पूरे का पूरा एक हाउस, एक घर, एक बिल्डिंग बना देती है। इसी तरीके से छोटे छोटे ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स मिलते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, एक जानदार, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक जानदार, एक एनिमल, एक प्लांट, कोई भी जिंदा चीज़ जो है वो ये सेल बना देते हैं। जैसे ये एक ईंट मिलकर दीवार बनी, ये ईंट मिलकर दीवार बनी, ठीक है, और दीवार ने मिलकर एक हाउस बना दिया। तो ये लाइन आपकी क्लियर होगी। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का, इंक्लूडिंग प्लांट्स। वही बात जो मैं आपको शुरू में भी बता दी थी, इंक्लूडिंग शामिल है उसमें प्लांट्स, पौधे वगैरह भी, एनिमल्स वगैरह भी, ठीक है, जो हमारे पास एनिमल्स, हमारे जो जानवर वगैरह है वो भी, एंड ह्यूमंस, और हम इंसान वगैरह भी, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग, हर जानदार, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, एक छोटे से बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इस तरीके से ना बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। अब आप देखें ये डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। तो इतने छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हमारे पास लार्जेस्ट वेल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। अब देखें इतने छोटे छोटे आपको ये बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, बट ये भी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक वेल भी दिखा देती हूँ। वेल ना बेसिकली एक फ़िश होती है, ये देखिए, इस तरीके से मैंने ड्रा भी किया ताकि आप लोगों को समझ भी आए, ठीक है। मैं इसलिए हर चीज़ आपको डायग्राम से दिखाती हूँ ताकि आप जब अपने टेस्ट कर रहे हो क्लास में, अपना बोर्ड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको चीज़ भूल जाए तो आपके माइंड में डायग्राम आ जाए, या ये मेरे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ जाए, या आपके बुक वाला याद आ जाए, तो आप वहाँ पे रुक ना जाए, बल्कि अपना फ्लो में इसी तरीके से अपना पेपर कंप्लीट करते चले जाएं। तो ये हमारे पास एक वेल है, बेसिकली एक मछली है, एक फ़िश होती है, ठीक है, समुद्र में पाई जाती है, बहुत बड़ी होती है, और इसका तकरीबन कलर जो है वो हमारे पास ब्लू ज़्यादा कलर होता है। जो लार्जेस्ट वेल होती है इसका ब्लू होता है, बट इसमें ब्लैक, ग्रे, ठीक है, इस तरीके से भी कलर होते हैं। बट जो लार्जेस्ट वेल होती है ये ब्लू कलर की होती है, और बहुत ज़्यादा बड़ी एक मछली होती है। तो इतने छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इतनी बड़ी मछली तक हमारे पास जो है, हाँ, वो जो जानदार है, जो लिविंग थिंग है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो सेल से मिलकर बनी होती है।
तो ज़रा बेटा नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जो हमारी नेक्ड आई होती है ना, एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जो हमारी आम आंख होती है, जिससे आप यहाँ मैं यहाँ हम लोग देख रहे होते हैं, उससे हम उनको नहीं देख सकते होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। डिस्पाइट देयर साइज, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, इसके बावजूद कितना छोटा उनका क्या होता है, साइज होता है। आर वेरी कॉम्प्लेक्स, वो फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पेचीदा होते हैं। एंड कैरी आउट ऑल द इसेंशियल फंक्शंस, लेकिन फिर भी वो जितने भी ज़रूरी, इसेंशियल का मतलब होता है अहम, लाजिम, जितने भी ज़रूरी फंक्शंस होते हैं ना, ठीक है, फंक्शन समझते हैं, हर चीज़ का एक हर चीज़ कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हमारे अंदर स्टमक है ना, हमारा मैदा, वो डाइजेशन करा रहा होता है, हमारे अंदर हार्ट है तो वो ब्लड पंप करा रहा होता है, हमारे अंदर लंग्स, हमारे फेफड़े हैं तो वो हमारी रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको बेसिकली करवा रहे होते हैं। ठीक है, टू कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलिव, तो ये जो सेल, यहाँ सेल की बात हो रही है बेटा, सेल की, सेल जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो कैरी आउट करा रहे होते हैं, यानी कि हर इस चीज़ को करवा रहे होते हैं जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, जो ज़रूरी होते हैं। टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलिव, कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग थिंग है, जो भी जानदार है, उसको अलिव का मतलब होता है ज़िंदा रखने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को बेहतर तरीके से कराने के लिए, ठीक है, उसके लिए सेल जो है वो बहुत सारे इसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास फिर साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको ज़रा देखिएगा। सम सेल्स आर वेरी लार्ज, कुछ सेल्स बेटा बहुत लार्ज होते हैं, इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, कि हमें अब आम आँख से नज़र आते हैं। वो भी सेल, कुछ सेल इतने छोटे कि हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते थे, लाइक दिस लाइन हमने यहाँ पे आपने अभी आपको मैंने पढ़ाया, रीड किया हम लोगों ने। और कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि हमें हमारी आम आँख से नज़र आते हैं। एग्जाम्पल में वो आपको कह रहा है कि एक्स सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एक्स सेल होता है वो हमें हमारी आम आँख से, नेक्ड आई से नज़र आता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। अब ये क्या है, ये मेरे पास एक ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, इसको ना उर्दू में शुतुरमुर्ग कहते हैं। इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा बेटा लंबी होती है, ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये भी ब्लैक और इस तरह के ना ग्रे और वाइट, ब्लैक ग्रे वाइट कलर के होते हैं ऑस्ट्रिच। ये गर्दन बहुत लंबी होती है, खैर यहाँ पेज खत्म हो गया तो इसकी टांगें भी बहुत लंबी होती हैं। और इस तरीके से ना ये जो होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग हम इसको उर्दू में कहते हैं। इसके जो सेल होते हैं ना, एग सेल, बेसिकली इसके एग के सेल वो इतने बड़े होते हैं कि हमें हमारी आम आँख से नजर आते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी आप इंटरेस्टिंग भी, आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बल्कि बता भी देती हूँ, ये है ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग, ये आप समझ लें इसका क्या है, एग है। इसका एग बेटा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आई एक्सप्लेन मैं आपको एग्जांपल से खैर कर भी देती हूँ। इतना बड़ा होता है कि आप अगर चिकन के 22 अंडे लें और 22 चिकन के अंडे, जो चूज़े होते हैं, जो अंडे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होते हैं ना, वो अंडे अगर 22 हों तो जाके एक इस ऑस्ट्रिच का अंडा बनता है। लेकिन बेटा अंडा बड़ा होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें योक ज़्यादा होती है, बेसिकली उसमें एक ही योक होती है, जर्दी एक ही होती है, जैसे हमारे आम अंडे में जो होती है एक ही होती है एग में। तो इसमें भी वही होता है कि एग लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, नई चीज़ थी तो इसलिए मैंने कहा बता देती हूँ आप लोगों को। लार्ज साइज़ एग एज़ कम्पेयर टू चिकन साइज़ एग, चिकन के साइज़ जो हमारे आम अंडे जो हम चिकन के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मुर्गियों वगैरह के, उसके साइज़, अंडे के साइज़ से जो होता है ना, इसका साइज़, ऑस्ट्रिच के अंडे का साइज़ वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप एक ऑस्ट्रिच का अंडा लें तो तकरीबन वो इक्वल होगा आप लोगों के पास 18 से 24 जो चिकन के एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उसके बराबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका जो शेल होता है ना, वो जो वाइट कलर का ऊपर एक शेल होता है, कवर होता है एग के ऊपर, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसका इतना हार्ड नहीं होता, थोड़ा लेस हार्ड होता है, ठीक है। इसमें भी 1 योक होती है, इसमें भी 1 योक होती है, ये भी हलाल है, आप खा सकते हैं, ये भी हलाल है, चिकन का आप खा सकते हैं। बट बेटा ये इसका जो ऑस्ट्रिच का जो एग है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका वेट तकरीबन 1.5 kg, 1.5 किलो इसका वजन होता है, 1.5 किलो। उसके साथ साथ आप लोग के पास इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4500 से 5000 तक होती है एक अंडे की, इन आवर कंट्री, इन पाकिस्तान, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको, इतना बड़ा होता है, खैर खाने पे तो इतना यूज़ नहीं करते, एक इतना बड़ा अंडा कौन इतना खा सकता है जो चिकन के 22-24 एग्स के इक्वल होता है। लेकिन ज़्यादातर इसको बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं या फिर इनकी फर्टिलाइजेशन और मज़ीद इस तरीके से ऑस्ट्रिच वगैरह को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इतना एक्सपेंसिव होता है तो इतना ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया और इन ज़्यादा कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका वगैरह में। उसके साथ आप लोग देखिए ऑस्ट्रिच की बात कर रही हूँ, वो पाए जाते हैं वहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर बात है जो ऑस्ट्रिच पाए जाती होंगी वहीं पे उनके अंडे वगैरह भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये कम होते हैं और बाहर से अगर इनको मंगवाया जाए तो इनकी एक अंडे की प्राइस जो है वो, अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 4500 से 5000 वेरी करती रहती है, जैसे हर चीज़ की आए दिन प्राइसेस चेंज होती रहती हैं इस तरह से। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ पे बायो में यूनी आया इसका मतलब होता है 1, सेलुलर का मतलब होता है सेल, जैसे ग्रीन एलजी, ठीक है, ग्रीन एलजी की बात हो रही है।
जैसा कि यहाँ पर एलजी की बात हुई है, ठीक है, ये देखिए ग्रीन एलजी की, ये बेसिकली ग्रीन कलर की होती है। साथ में एसिटा बुलेरिया की बात हुई है आप लोगों के पास, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है एसिटा बुलेरिया। उसके साथ साथ आपके पास है एंड यूनिसेलुलर, इसमें भी बेसिकली एक ही सेल होता है। और जेंट अमीबा, बहुत बड़ा जेंट जहाँ पे भी आता है इसका मतलब होता है बहुत बड़ा अमीबा, इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है अमीबा, ये हमारे पास एसिटा बुलेरिया, और ये हमारे पास प्लांट लाइक एलजी। इनके भी जो सेल्स होते हैं ना वो भी हमारे पास हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बड़े होते हैं, हमें अपनी आम आंख से नज़र आते हैं इनके जो हमारे पास क्या होते हैं सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है कि आइडेंटिफाई अ सेल, उस सेल को आइडेंटिफाई करें, उसकी शनाख्त करें, लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई, कि वो इतना बड़ा नेक, हमारी जो आम नेक्ड आई है उससे हमें नज़र आए, तो वो हमारे पास ऑस्ट्रिच एग सेल ही है जो हमारी आम आँख से नजर आता है, ठीक है। हमें अपनी सेल भी नज़र नहीं आते, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसके जो अंडा इतना बड़ा है, खैर एग इतना बड़ा है, तो उसमें सेल्स भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। फिर आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच स्ट्रक्चर इन द सेल, कि सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी ऐसी साख्त है, इज़ लाइक द पावर प्लांट ऑफ सिटी, जो सिटी में पावर प्लांट की तरह है। तो मैंने आपको बताया था पावर प्लांट एनर्जी का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, ठीक है। आप बेशक पीछे जाके देख भी सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही इसमें पावर प्लांट का काम करता है। बाकी भी मैंने एग्जांपल दी थी, आप पढ़ना चाहें तो वो अपने माइंड में रख लीजिएगा। अगर इस तरह से एमसीक्यूज आए तो फिर आपने जैसे पावर प्लांट का आए या वेस्ट मटेरियल का आए तो लाइसोसोम्स, ठीक है, ट्रांसप्लांट का आए तो फिर उसमें आप लोगों के पास जो वेसिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। और वैसे अगर उसके आए तो उसमें गवर्नमेंट की बात की जाए जो उसको हर चीज़ को रन कर रहा होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तो वो न्यूक्लियस। तो इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आए तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको राइट करना है। तो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया का राइट वन आंसर है। तो बेटा अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है 3.2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वही सेल जिसकी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, ये वाला सेल। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, शुरू में इसका किस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आया, कैसा होता है, क्या सब कुछ वो हम इस टॉपिक में कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ ही ना इस चैप्टर में आप लोगों के पास क्या एक क्वेश्चन बनकर आता है, वो आप लोग ज़रा यहाँ देखिएगा कि हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड, सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ। बेसिकली इसमें हम सेल की डिस्कवरी देखेंगे, ठीक है, सेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे पता चला भाई सेल भी कोई चीज़ होती है जिससे पूरा जानदार मिलकर बनता है, वो सेल कैसे डिस्कवर हुआ, किसने उसको डिस्कवर किया, तो वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, जो बुनियादी साख्तें होती हैं सेल की, वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक उसको अंग्रेज़ी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ये आपके पास यहाँ पर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पेपर में काफ़ी मरतबा ये सवाल आता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया, तो आप बताएंगे सिंपल रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। और फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि कब डिस्कवर किया, तो आप कहेंगे कि 1665 के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने एक तो इसको डिस्कवर किया, ठीक है, उसके साथ ही किस सन में डिस्कवर किया, ठीक है, किस सेंचुरी में डिस्कवर किया, तो वो आपके पास है 1665, ठीक है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली दफ़ा डिस्कवर किया यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सादा सी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हो। आप जानते हैं, अब तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ चुका है जो जिससे हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। लेकिन खैर उसने अपनी स्मॉल जो सिंपल माइक्रोस्कोप थी ना, बड़ी सादा सी, ठीक है, उसने अपने हाथ से बनाई थी उस पहली दफ़ा, सिंपल इसलिए उसको सिंपल कहा गया। उसकी हाथ की बनी माइक्रोस्कोप में उसने इस स्ट्रक्चर को देखा था सेल को पहली दफ़ा। नाम बेटा जी उसका रॉबर्ट हुक था। और कब की बात है, 1665 की बात है, 1665 की। जो हुक था एग्जामिन, उसने उसको एग्जामिन किया, मतलब उसको देखा, ठीक है। एग्जामिन करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखना। उसने देखा, क्या देखा, अ थिन स्लाइस ऑफ कोर्क, एक थिन स्लाइस कोर्क का लिया। अब थिन स्लाइस जैसे आपके पास ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना, 1 2 उस जो ब्रेड पैक होता है उसके अंदर डिफरेंट स्लाइसेस होते हैं, इस तरीके से एक छोटा सा थिन स्लाइस लिया, एक छोटा सा उसने टुकड़ा लिया, स्लाइस लिया। थिन का मतलब होता है पतला सा, कोर्क का। अब आप कहते होंगे कोर्क क्या होता है, बेसिकली कोर्क जो है ना, ये एक दरख्त की छाल को कहते हैं, ठीक है। ओक एक ट्री होता है, उसकी छाल होती है कोर्क। और बेसिकली ये आप लोग इसको ना यूज़ की, वैसे हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। पता है किस तरीके से, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती है ना, जो ये बीवरेज वगैरह, मशरूबात और वाइन वगैरह, जो शराब वगैरह होती है, जो वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो इसको यूज़ कर रही होती है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक और अच्छा ज़्यादा होता है, लाइट वेट होता है। तो वो इसको यूज़ कर रही होती है। जो उनकी जो वाइन्स की बोटल्स होती हैं, उसके जो ऊपर पिस्टन्स होते हैं, ठीक है, पिस्टन जो ढक्कन वगैरह होते हैं उसके, वो इससे
कॉर्क के बने हुए होते हैं, ठीक है। आपने शायद आई होप सो, बट इस तरीके के इसका मटेरियल होता है कॉर्क का। और ये हमारे पास थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी कॉर्क क्या होती है। आपको लगे पता नहीं कॉर्क क्या, कोई कॉपर, कोई मेटल है, नो मेटल नहीं है, एक लकड़ी है, एक दरख्त है। ज़्यादातर ये भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका ऐसे कंट्रीज़ में पाया जाता है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, उन कंट्रीज़ में पाया जाता है। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है इसकी लकड़ी, इसकी छाल जो होती है वहाँ से उसने लिया, थिन स्लाइस लिया एंड डिस्कवर्ड द टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर उसको वो जो कॉर्क था ना जिसका मैं, तो उस छोटे से टुकड़े को जब उसने अपनी हाथ से बनी माइक्रोस्कोप के नीचे किया तो उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया जैसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, आप अपने माइंड में थोड़ी सी देर के लिए ना बेटा ये सपोज कीजिएगा कि एक कोई गार्डन है, ठीक है, इस तरीके से एक गार्डन है और आप क्या करते हैं वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। उस गार्डन में सारी बात है आपको डिफरेंट जो है वो ट्रीज़ भी नज़र आ रहे होंगे, इस तरीके से वहाँ पर डिफरेंट क्या होंगे, ट्रीज़ वगैरह भी होंगे। और वहाँ पे ही एक ये इस तरह समझ लीजिएगा, ठीक है, जस्ट सपोज कीजिएगा ये क्या है, एक ट्री है, एक दरख्त है और इसी दरख्त की एक टहनी है, एक ब्रांच है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, शहद लगा हुआ है, ठीक है। ये शहद होता है, हनी बी कॉम्ब भी इसको कहते हैं, ठीक है, हनी बी शहद की मक्खियों की छत भी इसको कहते हैं। ये यहाँ पर लगा हुआ है। जब आप इसके करीब जाएंगे ना और इसको देखेंगे, शायद आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर किया भी हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, बट मैंने इसको किया हुआ भी है, रियलिटी में इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ऐसे जब आप उस टहनी के पास जाते हैं तो इस तरीके से ना आपको एक शहद जो है वो उसका एक छत नजर आती है शहद की मक्खियों की, ये यहाँ पे इसके आसपास उड़ी होती है। खैर बड़े जोर का काटती है, जब इसके करीब जाते हैं इसको उतारना इतना आसान भी नहीं होता बेटा। तो क्या किया उसने, उसने वैसे उसने तो कॉर्क में स्ट्रक्चर देखा था बट सेम स्ट्रक्चर है, मैं आपको ना सेम स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो आप जब इसके करीब जाते हैं ना, इस हनी इसका जो ये जो हनी बी कॉम्ब है इसके करीब जाते हैं तो आपको ना एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, बिल्कुल ऐसा ही जिसको आप बाद में उसमें से रस निकाल रहे होते हैं, जिसको आप हनी बाद में यूज़ कर रहे होते हैं, शायद भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर से ही आप उसको निकाल रहे होते हैं, उसको ले रहे होते हैं, ऐसा वो स्ट्रक्चर होता है। तो उसको सेम यही स्ट्रक्चर नज़र आया ना, कॉर्क के सेल का भी वही स्ट्रक्चर नज़र आया। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर आपने माइट भी अगर आपने अपनी लाइफ में ये देखा होगा तो जो स्ट्रक्चर इसका होता है वही उसको कॉर्क के सेल का एक स्ट्रक्चर नज़र आया, कॉर्क के एक छोटे से हिस्से में उसको ये वाली स्ट्रक्चर्स नज़र आए। तो फिर उसने उनको एक टिनी जो बॉक्स लाइक इस तरीके का क्या था हमारे पास, जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था उसको उसने किसका नाम दे दिया, सेल का। जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं होते, छोटे छोटे कमरे, हिस्से, ऐसे वन बाय वन एक दूसरे के बाद, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता था उसने उसको क्या कह दिया, सेल कह दिया। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लेकिन उसने सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदर वाले हिस्सा है, स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, उसको स्टडी नहीं किया था। हाउ एवर ताहम बावजूद इसके इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में द क्वालिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड, माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया गया। और 1831, ठीक है, 1831 के अंदर, वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब प्लांट सेल जो पौधे का सेल है, ठीक है, इस तरीके से किसी भी प्लांट का थोड़ा सा उसके हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे किया और उसको जब स्टडी किया जा रहा था, सेम लाइक जैसे कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े को, एक स्लाइस को, थिन स्लाइस को उसने अपनी हाथ की सिंपल हैंडमेड माइक्रोस्कोप के नीचे किया, तो वहाँ पर उसको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया। काफ़ी टाइम बाद 1831 में जब प्लांट के सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे किया गया, एक स्कॉटिश हमारे पास क्या था, साइंटिस्ट था, ठीक है, स्कॉटिश इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्काउट का रहने वाला था, ठीक है, स्काउट का रहने वाला था। और इसका नाम था बेटा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इसका नाम था। उसका नाम रॉबर्ट हुक था जिसने सेल को डिस्कवर्ड किया। यहाँ देखिएगा, जिसने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, जिसने हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% आपके पेपर में चांस होता है इस टॉपिक से यही MCQs आएगा, तो आपने ये बस याद रखना है, ये मत याद रखिएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हम इसी तरीके से अपनी जो हमने न्यू बुक बायोलॉजी की स्टार्ट की है 9th क्लास की, हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रख सकें और इंशाल्लाह हम अपनी इस होल बुक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलकर ये है कि आफ्टर दैट, इसके बाद मैनी ऑर्गेनेलिस, जो बहुत सारी हमारे पास कई ऑर्गेनेलिस होती हैं, वर डिस्कवर्ड इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले कई सालों में ऑर्गेनेलिस जो थी बाद में डिस्कवर हुई। देखिए पहले सेल डिस्कवर हुआ, क्या उसका स्ट्रक्चर था आपके सामने है कि कॉर्क के थिन स्लाइस को उसने रखा और उसको टिनी कंपार्टमेंट्स नजर आए रॉबर्ट हुक को 1665 में। फिर बाद में काफ़ी सालों के बाद उसने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, फिर थोड़ी हमारे पास अच्छी माइक्रोस्कोप इंप्रूव्ड हो गया 1831 के अंदर। तो फिर क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और फिर आने वाले कई सालों में बहुत सारी ऑर्गेनेलिस को भी डिस्कवर कर लिया गया। ऑर्गेनेलिस जो है ये हमारे पास सेल के अंदर ही पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे पास वैक्यूल हो गया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आगे चल के आपके टॉपिक्स और आप पढ़ेंगे, ये सारे सेल में पाई जाती हैं और ये हमारे पास ऑर्गेनेलिस ही कहलाती हैं। इसके साथ ही आपको हमारे इस चैनल पर डिफरेंट आपके जो बुक्स हैं, चाहे आपकी उर्दू है, इंग्लिश है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पाकिस्तान उसकी इस्लामियात की बुक है, तो जो भी आपकी बुक है
कंप्यूटर साइंस है, वो सारे लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये जो आप लोगों के पास 4-5 लाइनों में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 99% चांस है कि आपके पेपर में ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल पर, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जिस भी क्लास में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करना है आप लोगों ने, कुछ भी नहीं है इसमें, 5-7 लाइनें हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस जो है बेसिकली वो यहाँ पर देखिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान पूछा जाता है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स सिंपल होते हैं, यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, और यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब उनकी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो डबल नहीं होती, और यूकैरियोट्स में डबल कवरिंग होती है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास क्या है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। ये 3 पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे आपके जो 2 नंबर हैं वो आपको इस सवाल के जवाब में मिल जाएंगे, और यही सारी चीज़ें आपकी बुक में भी लिखी गई हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर हमारी आज की जो वीडियो है, आज का लेक्चर है, वो ख़त्म होता है। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। इस बाबरकत महीने में जितना पढ़ सकिएगा अपने लिए पढ़िएगा, दुआ करिएगा।